इंडिया न्यूज के आज इस कुर्सी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और मैं आप लोगों के बीच में आज इसलिए आया हूं कि आम जनता की राय जो क्या हो सकती है, 2024 में कैसी सरकार चाहिए, क्या मुद्दे होने चाहिए, इन सभी विषयों को लेकर मैं आप सबके बीच में आया हूं। क्योंकि ये लोकतंत्र का बहुत बड़ा पर्व है। अगर हम बात करें तो लोकतंत्र के इस महापर्व में हम सबकी भागीदारी बनती है। और आप सभी से मैं जानना चाहूंगा कि किस तरह की सरकार आप चाहते हैं कि भारतवर्ष में केंद्र में बने। पहले मैं संघाय जी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं जो आप कांग्रेस की तरफ से हैं। आपसे जानना चाहूंगा कि क्या मुद्दे होने चाहिए 2024 की सरकार में, कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, कैसे लोगों की डिमांड्स पूरी होंगी, क्या सरकार आप सोचते हैं कि ये सरकार हमारे लिए बेहतर है, कैसी सरकार बेहतर है? राज जी, थैंक यू वेरी मच। मैं सबसे पहले जो आज की डिबेट थी मैं उसके ऊपर आना चाहता हूँ। मुद्दों पे भी मैं आऊँगा बारी बारी। आज का जो विषय था वो आपने 5:30 बजे रखा था, लेकिन मैं ये कहता हूँ बड़ी अफसोस की बात है कि ये भारतीय जनता पार्टी माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी का गृह जिला है और 5:30 से लेके अभी तक भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं आए हैं। और ये साबित करता है कि उनके गृह क्षेत्र के अंदर ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो वैक्यूम है वो लोग यहाँ आए नहीं, वो आज डिबेट से भाग रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से और आप लोगों से भी पूछना चाहता हूँ कि ये घटना बिलासपुर के अंदर क्यों घटित हुई। हमने डिबेट आपने 1 घंटा पहले की, हमें और चैनल्स पे भी जाना है डिबेट पे, लेकिन ये जो चीजें हैं ये चीजें जो है ये सामने लोगों के सामने होनी चाहिए। और दूसरी चीज पे आप मुद्दों की बात करते हैं। हिंदुस्तान के अंदर ये कहा गया कि प्रतिवर्ष भारतीय जनता पार्टी जो है वो 2 करोड़ लोगों को रोजगार देगी। मैं पूछता हूं कि पिछले 10 साल के अंदर जो 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात थी, आज 10 सालों का वो आंकड़ा अगर आप इकट्ठा कर लीजिए तो कितना बनता है। आपके 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना था, वो रोजगार कहां है। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात इस देश के अंदर की जा रही है, ये सारी के सारी जो इसकी परिणति तय की गई थी, ये 2004 से लेके 2014 तक जो सरकार हिंदुस्तान के अंदर रही, यूपी की गवर्नमेंट थी या कांग्रेस की गवर्नमेंट कह लीजिए, ये सारा के सारा उसकी नीतियां थी, उसकी पॉलिसीज थी और वो उसको सारा के सारा इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिर्फ धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाया है और मंदिर मस्जिद के नाम पे लड़ाया है। और एक ये क्या करते हैं, ये इस तरह से आपको मीडिया हाई कर लेंगे और ये जो एक प्रोफेशनल राजनीति इस देश के अंदर चल रही है कि पूरे बड़े इवेंट करो, अदानी अंबानी को साथ लो। आज इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा जो है आपके सामने आया है, उसके ऊपर अभी तक भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कोई भी एक भी वक्तव्य नहीं आया है। क्या आप बता सकते हैं ये फ्यूचर गेमिंग वाले कौन है? चलिए इस विषय पे आम जनता से भी राय लेते हैं, जानने की कोशिश करेंगे। भैया आप ये बताइए, 2024 का चुनाव आ रहे हैं, आपको क्या लगता है कैसी सरकार आपको चाहिए, क्या मुद्दे होंगे जिसकी वजह से आप वोट डालने जब जाएं तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस मुद्दों की वजह से मैं इस सरकार को चुन रहा हूं, कैसी सरकार चाहिए आपको? सबसे पहले तो इंडिया का यहाँ पे डिबेट रखी है, इंडिया न्यूज का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बताना चाहता हूँ आपको, ये जो अभी जो पिछले 10 साल से जो हमारी सेंटर में जो सरकार चली है, बस लोगों को ठगने का जो काम है वो किया है। किसने किया? जो हमारे केंद्र में बैठी जो लीग होगी मेरी सरकार है, इसने सिर्फ मात्र पूरे देश को ठगने का काम किया है। आप देखिए जब ये 2000 आप क्या कहते हैं कि कोई तरक्की का काम नहीं हुआ 2014 से लेकर 2024 तक? तरक्की के काम पे आप देख लीजिए 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार के नाम पे लोगों को। वो तो हिमाचल में केंद्र सरकार की बजाय हिमाचल सरकार ने भी कहा था कि 1.5 लाख नौकरियां देंगे। क्या लगता है 1.5 लाख नौकरियां 15 महीने में मिली? आप देखिए जैसे पीछे अभी 1.5 साल में 1.5 साल अभी सरकार को चलते हुआ है, पर 1.25 साल में पहले हमारे पास यहाँ पे कितनी नौकरियां दी? अभी लगभग 10 से 15 हजार जो नौकरियां हैं वो वैकेंसी यहाँ पे निकली है या लग गई है? निकली है, उसके प्रोसेस में चला है। आपको पता है जैसे प्रोसेस में काम होता है। चलिए और लोगों से जानने की कोशिश करूंगा। आप बताइए किस तरह के मुद्दे जो है वो 2014 के चुनाव में होने चाहिए? रोजगार को लेकर जैसे कि मुद्दे, जैसे मोदी सरकार ने वादा किया था हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था। महंगाई चरम सीमा पे है, पेट्रोल 1 साल में 5 साल में 26 रुपये महंगा करके 1 माह 5 रुपये सस्ता कर दिया। ये जुमलीबाजी नहीं और क्या है। चलिए और लोगों से, बीजेपी के भी यहाँ पे प्रवक्ता हैं जो यहाँ पे पहुंच चुके हैं, मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा। बहुत सारे आरोप जो है
भाजपा सरकार पर लगाए गए हैं। आप क्या कहेंगे, 2004 से 2014 तक का कार्यकाल बढ़िया था या 2014 से 2024 तक का कार्यकाल बढ़िया रहा? क्या लगता है कि क्या तरक्की हुई, क्या नुकसान हुआ, क्या फायदे हुए, क्या लगता है आपको? देखिए, 2004 से 2014 का जो कार्यकाल है वो सबके सामने है। भ्रष्टाचार चरम पर था। आए दिन कोई ना कोई घोटाला, यूपीए सरकार, चाहे एक सरकार यूपी 1 हो चाहे 2 हो, भ्रष्टाचार की जननी थी। चाहे 2G हो, 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला हो, कितने भी घोटाले हुए, लेकिन 2014 से 2024 तक ना, बल्कि इस देश में आदरणीय नरेंद्र, क्या तरक्की हुई, क्या लगता है क्या तरक्की हुई 2004 के बाद? मतलब 2014 से 2024 में क्या तरक्की ऐसी हुई जो 2004 से 2014 में नहीं थी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो पिछले 9.5 वर्षों में जो विकास के कार्य जो किए हैं वो स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाएंगे। चाहे धारा 370 की बात हो, चाहे 3 तलाक की बात हो, जो भी मुद्दे जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी ने रखे थे वो सारे अक्षरशः करके किया। चाहे सीए का मुद्दा हो, चाहे जो भी मुद्दे हैं, और पूरी दुनिया में भारत का मान बढ़ा है आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। और आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए 400 सीटें पार करेगी और हिमाचल प्रदेश से 400 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। जी चलिए, हमारे साथ सीपीएम और सीपीआई के प्रवक्ता भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या लगता है कैसी सरकार और कैसे मुद्दे। चलिए, मैं पहले मेरा सवाल पूरे होने दीजिए, फिर आप जो बताएंगे मैं सुनूंगा। ठीक है, आप मुझे बताइए 2004 से 2014 का कार्यकाल, 2014 से 2024 का कार्यकाल, उनमें क्या फर्क रहा और आने वाले 2024 में आप कैसी सरकार जो है वो चाहते हैं कि केंद्र में शासित करे और आप लोगों का भला हो सके? देखिए, 2004 के अंदर 2005 में देखते हैं अब इस देश के अंदर एक ऐसा एक्ट आया आरटीआई, जिसको मोदी सरकार जो है वाइंड अप करने वाली है। मनरेगा, इस देश के अंदर पहली बार रोजगार का अधिकार जो है इस देश के नौजवानों को जो ग्रामीण क्षेत्र में काम करते थे उनके लिए दिया गया। फॉरेस्ट राइट एक्ट, जो इस देश के अंदर आदिवासी सैकड़ों सालों से लगे हुए हैं, वो इस देश के अंदर कानून बना। आज मोदी साहब बोल रहे हैं कि हम अनाज दे रहे हैं आपको मुफ्त में, ये भी राइट टू फूड यूपीए के अंदर बना है। 5 दिन तक वामपंथी पार्टियों ने पार्लियामेंट का घेराव किया और उसके बाद जो है फॉरेस्ट राइट एक्ट एग्जिस्टेंस में आया। आपका जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है 2013 में, वो बहुत अच्छा कानून बना। किसानों को उनकी जमीन अगर एक्वायर कर जाती है तो 4 गुना दाम जो है उसके मिल सकते हैं। इस देश के अंदर महिलाओं को जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है वो इस देश के अंदर यूपीए के कार्यकाल में बना। मुझे एक आप ये बता दीजिए कि जिसके अंदर जो है आज अगर इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए भी सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा रही है, लेकिन कई कंपनियां नहीं बता रही हैं। मोदी ने जितने घोटाले किए हैं, मोदी की सरकार ने इस देश में भ्रष्टाचार के नए आयाम गढ़े हैं। मैं बताना चाहता हूं, आप बताइए, एयर इंडिया बेच दिया गया, रेलवे बेचा गया, तमाम जो सेक्टर के अंदर जो है प्राइवेटाइजेशन किया गया। आप देखिए क्या मोदी ने किया है इस देश के अंदर, कितना कर्जा इस देश के अंदर बढ़ाया गया है। रोजगार की बात करूंगा, झूठे जुमले कहे गए, गढ़े गए। क्या इस देश के अंदर 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष की बात की 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है? भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये मैं कहता हूं, जो विश्व से बस की सबसे बड़ी पार्टी है, बड़ी मुश्किल से एक आदमी को पकड़ के लाए कि प्रवक्ता है। यहाँ कोई इनका बोलने वाला, नाम लेने वाला कोई व्यक्ति नहीं हो सामने आ रहा है। मैं बताना चाहता हूँ, 2024 से आगे की बात कर रहा हूँ, ठीक है, को छोड़ते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि 2024 के बाद कैसी सरकार सत्ता में चाहिए जो केंद्र में आपके सारे समस्याओं को सुने। आपकी क्या चिंताएं हैं, आपकी क्या आशाएं हैं आने वाली केंद्र की सरकार से? 2024 के बाद हम चाहते हैं एक ऐसा प्रधानमंत्री हो वो इस देश के मजदूरों, किसानों, जिनको अपनी बात रखने के लिए बैरिकेड पार करने पड़ रहे हैं, जैसे किसी दूसरे देश में जा रहे हैं, वो जनता के बीच में घूमने वाला, जनता से बात करने वाला हमें प्रधानमंत्री चाहिए। वो लोगों को रोजगार देने की बात करता हो, वो नई साइंटिफिक टेक्नोलॉजी की बात करता हो, वो जो वायदे किए गए हैं, वो जो गारंटियां दे रहे हैं, उनके ऊपर बात करता हो। हमें झूठे जुमलों वाले प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। देश का जिसने उसकी विदेश नीति भी फेल हुई है। आप देखिए हमारे आसपास के पड़ोसी मुल्कों से सबसे संबंध खराब है।
नेपाल के अंदर देखिए, बांग्लादेश सीसीए के कारण बांग्लादेश के साथ संबंध खराब है, मालदीव के अंदर भारत विरोधी नारे लग रहे हैं, हर मुद्दे पर फेल हुआ है प्रधानमंत्री। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, केंद्र में प्रधानमंत्री कौन होगा, ये बता सकते हैं आप? इस देश की 150 करोड़ जनता है, उसमें से जो एमपी चुने जाएंगे एमपी चुनेंगे। हम कहना चाहते हैं, ये जो डिक्टेटरशिप का भारतीय जनता पार्टी ने मोदी वर्सेस कौन, ये नहीं होना चाहिए। इस देश के अंदर कितने लोग हैं जो कामयाब काबिल लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी अच्छे लोग हैं, कांग्रेस के अंदर अच्छे लोग हैं, वामपंथियों के अंदर अच्छे लोग हैं। वो जो पार्लियामेंट के एमपी जिसको चुनेंगे वो देश का प्रधानमंत्री होगा। चलिए इस बात का सवाल आम जनता से भी ले लेते हैं कि आम जनता कैसी सरकार जो है वो केंद्र में चाहती है, और थोड़ा सा आप बताएंगे भैया, कैसी सरकार जो है आपको केंद्र में चाहिए, कैसे मुद्दे होंगे, ये बता सकते हैं? आप बताएंगे? कोई बता सकता है कैसी सरकार चाहिए, क्या सोचकर वोट देंगे? ये कहीं ना कहीं ये इतनी व्यवस्था में समस्याएं हैं, आम आदमी खुलकर बोलने से भी डरता है। कुछ नेता जो हैं वो अपनी ये कहे राजनीति चमकाने के लिए अपने वक्तव्य देते हैं, परंतु कहीं ना कहीं दोनों अगर पक्षों को देखा जाए तो दोनों पक्षों में, जब मैं बिलासपुर में खड़ा हूं, दूसरा पक्ष मौजूद नहीं था। हालांकि कांग्रेस और सीपीएम के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी के भी यहाँ व्यक्ति हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि किस तरह की सरकार, बलदेव जी आप बताइए, किस प्रकार की सरकार जो है वो होनी चाहिए और क्या मुद्दे होने चाहिए, मुद्दों से भटक कर बात ना करिए। अनुराग जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, देश के 14 प्रधानमंत्रियों ने 55 लाख करोड़ रुपए कर्जा लिया 67 साल में, और एक ऐसा प्रधानमंत्री आया जो जिनकी डिग्रियों के बारे में सब में चर्चा है और जिसने 10 साल में 3 गुना कर्जा वो पहुंचा के 205 लाख करोड़ रुपए कर्जा देश पर पहुंचा। और देखिए कितनी अजीब बात है कि कर्जा भी इतना हो गया, लेकिन भूखमरी में हमारा देश 111 रैंक पे पहुंच गया। आज युवा जो ग्रेजुएट है, केवल ग्रेजुएट की बात कर रहा हूं मैं, जो बीए पढ़े हैं, उनकी जो बेरोजगारी की रेशो है वो 42% है। 100 में से 42 लोग जो हैं वो बेरोजगार हैं, ग्रेजुएट लोग। 8, 10, 12 पढ़े हुए वो तो हजारों लाखों हैं। तो कितनी गंभीर ये बात है, और सारे जो डिपार्टमेंट हैं वो अंबानी अडानी को दे दिए जा रहे हैं। तो हमें एक ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो धर्म के नाम पे नहीं, जो बेरोजगारी को बढ़ा के नहीं, जो अंबानी अडानी को डिपार्टमेंट बेच के नहीं, जो रोजगार दे। और जो ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री मानते हैं आप, क्या ऐसा प्रधानमंत्री कौन होगा? बिल्कुल सही बात। देखिए कौन सी सत्ता होगी जो ये काम करेगी? बिल्कुल, देखिए मैं यदि बात दिलाऊं, हम इंडिया गठबंधन में हैं इस समय, आम आदमी पार्टी, हम देश के लिए आए। तो यदि आप देखेंगे तो मनमोहन सिंह जी का नाम प्रधानमंत्री के लिए नहीं था, वो कोई प्रधानमंत्री लीडर पहले नहीं बनाए गए, तो लोगों ने चुना, सांसद चुने गए और लोगों ने चुना। बिल्कुल सही बोला हमारे प्रवक्ता जी ने, दूसरी पार्टी ने, कि 150 करोड़ जनता है, भाजपा में भी कई अच्छे लीडर हैं, लेकिन ऐसा तानाशाह लीडर जो एक अडानी जैसे उद्योगपति के नीचे होकर काम कर रहा है, 20,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स मिलती है, लाखों लोग ड्रग्स में जा रहे हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये दिखावा नहीं चाहिए, जनता को मुद्दों पे चाहिए। बेरोजगारी, भूखमरी, 5 किलो राशन पे आप वोट मांग रहे हैं, धर्म के नाम पे आप वोट मांग रहे हैं। तो आप क्या सोचकर 2024 की वोट देंगे? बिल्कुल सही बात। देखिए, हमें 2024 की वोट इस देश को बचाने के लिए लड़नी पड़ेगी। इन व्यापारीकरण जो कर दिया गया है पूरी संस्थाओं का, और ओल्ड पेंशन स्कीम के भी जो कर्मचारी है भाजपा, मतलब जो भाजपा है वो विरोधी है ओल्ड पेंशन स्कीम की भी, वो भी सुक्खू ने की यहाँ पे। तो हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो अडानी और अंबानी के हाथों से चलती हो। हमें एक ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो पढ़ा लिखा होना चाहिए। चलिए मैं संज्ञान जी से इस बारे में लेता हूँ थोड़ा सा। संज्ञान जी, क्या लगता है इन मुद्दों को लेकर, अगर हम व्यक्ति विशेष से हटकर बात करें, क्या लगता है, क्या खूबियां उन चीजों में होनी चाहिए जो आदमी चाहता है कि मैं अपनी सरकार चुनूं, तो वो सरकार जो है इस तरह की काम करने वाली होनी चाहिए, ये काम आम आदमी के लिए होने चाहिए? क्या सोचकर वोट देंगे आप? देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता हूं, तो इस देश के अंदर आप देखिए, देश के अंदर पहला चुनाव 1952 के अंदर हुआ था, जो आम चुनाव हुआ था, और अब भी ये आम चुनाव है, 14वीं लोकसभा बनने जा रही है देश के अंदर। तो इसके अंदर कांग्रेस ने ग्रेजुअली जो पूरा के पूरा रूरल डेवलपमेंट से लेके अर्बन डेवलपमेंट की जो योजनाएं दी हैं, वो योजनाएं गढ़ी जानी चाहिए इस देश के अंदर। और ये नहीं होना चाहिए कि आप
हजारों लाखों करोड़ रुपया जो है बड़ी बड़ी कंपनियों का जो है उसको बेल आउट कर दीजिए। हाँ, हिंदुस्तान में सरकार ने, यूपीए की सरकार ने 75,000 करोड़ रुपया जो था वो किसानों का माफ किया था। आज की डेट में क्या हो गया कि जो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है उसके घर के अंदर सीबीआई और ईडी बिठाई जा रही है, उसके अंदर इनकम टैक्स की रेडें भरवाई जा रही हैं। लेकिन मैं ये समझ रहा हूं कि इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पे ये आरोप लगाया, कहीं से आए हैं बेचारे, चलो स्वागत है इनका भी, लेकिन डिबेट से पहले तो नहीं आए ये। लेकिन मैं ये कहना, इनसे पूछना ये चाहता हूं कि आप एक चीज बता दीजिए, इस देश के अंदर जो सीबीआई है, ईडी है या इनकम टैक्स है, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के काडर के लोग हैं? जिस तरह से इनको यहाँ पे लोगों को भ्रमित किया जा रहा है और लोगों के अंदर सेंसिटाइजेशन की जा रही है, ये देश के अंदर जो वैक्यूम किए गए। और मैं आपको बता देता हूं, यहाँ भारतीय जनता पार्टी अलग है और मोदी जी अलग हैं। इन दोनों के अंदर भी, इन दोनों में क्या फर्क है? इन दोनों के फर्क ये है, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी थी जिसको जनसंघ से के बाद जनता पार्टी और उसके बाद एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर भारतीय जनता पार्टी बनी थी। आज देश के अंदर डाइकोटॉमी है, डिक्टेटरशिप है, और कहीं ना कहीं जो वैक्यूम है वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी फैल रहा है। लेकिन जो क्या है, जो हमारी गवर्नमेंट की एजेंसियां हैं उनके माध्यम से हर आदमी को दबाया जा रहा है। ये एक जो निरंकुश तानाशाही इस देश के अंदर पनप रही है वो नहीं होनी चाहिए। इस देश ने लोकतंत्र की परिभाषा गढ़ी है, इस देश ने फिरंगियों को भगाया है, इस देश ने यहाँ की महिलाओं को जो अधिकार मिलने थे वो दिए हैं, इस देश ने रूरल डेवलपमेंट। मैं आपसे एक बात और बताना चाहता हूँ, मेरे को एक चीज बता दीजिए कि पिछले 2021 में इस देश का सेंसस होना था, वो आज तक वो सेंसस क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उससे आपकी पर कैपिटा इनकम गिनी जाती है, इसलिए नहीं हुआ कि वहां से आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट काउंट होता है। तो कोविड का बहाना देके जो केंद्र की जो सरकार बैठी है वो इसलिए इस देश की जनता को भ्रमित कर रही है और आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से भ्रमित कर रही है। क्योंकि आज की डेट के अंदर पुण्या प्रसून वाजपेयी जैसे लोग मीडिया छोड़ के जा चुके हैं, रवीश कुमार मीडिया छोड़ के जा चुके हैं, अभिषेक शर्मा हुए, और अनुराग जी आप कब जा रहे हैं? ये भी मैं आम जनता से भी जानना चाहूंगा, आम जनता का क्या मत है, युवाओं से मैं जानना चाहूंगा, 2024 की सरकार में आप क्या सोचकर वोट देंगे? एम्प्लॉयमेंट एक बड़ा मुद्दा रहेगा इसमें, और दूसरी बात यह है कि जैसे देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि सेंटर में जो काम किए हैं, जो आज काम हो रहे हैं, इनका हमें परिणाम जो पता चलेगा, रिजल्ट आज से 10-15 साल या 20 साल बाद लगेगा पता कि इन्होंने क्या किया है और क्या नहीं। लेकिन जिस कदर प्राइवेट कंपनियों को बेचा जा रहा है वो एक बहुत ही गलत बात है। आप किस प्रधानमंत्री को देखना चाहते हैं 2024 में? अगर फिलहाल की बात की जाए तो नरेंद्र मोदी जी ही बेस्ट विकल्प है इस देश के। चलिए अगले आपसे मैं जानना चाहूंगा, बाबू जी आपको कैसी सरकार चाहिए? नो कमेंट, लेट द पीपल डिसाइड। चलिए बहुत अच्छा। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपको क्या लगता है कि लोकतंत्र में जब इतना बड़ा महापर्व हो तो आम जनता के क्या मुद्दे होने चाहिए? क्या सोचकर आपको लगता है कि आम जनता जो है अपना वोट कास्ट करेगी? नमस्कार, मैं सबसे पहले इंडिया न्यूज को बधाई देना चाहूंगा। आप लोकतंत्र के रक्षक के तौर पे आते हैं, चौथा स्तंभ है आप लोकतंत्र का। मैं आपको सबसे पहले बधाई देना चाहूंगा, आपको और आपके चैनल को। मैं ये कहना चाहूंगा कि राजनीति से ऊपर उठकर अपने नेताओं को भी काम करना चाहिए। आया राम गया राम की जो नीति है उसके ऊपर चलने की जरूरत नहीं है। आज एक पार्टी चल रही है, कल दूसरे में जा रहे हैं, छलांग मारते हैं, एक छलांग यहां से मारते हैं, दूसरी छलांग यहां से मारते हैं, ये नहीं होना चाहिए। फिर उनकी आपस में कैसे देश के लिए क्या करेंगे, अपनी उनको पड़ी है, देश की किसी को चिंता नहीं है। मैं ये इस आपके मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा, मैं ये कहना चाहूंगा कि हम अपने मताधिकार का प्रयोग स्वतंत्र रूप से करें, किसी के ऊपर किसी तरह का कोई दबाव ना हो, किसी लालच में कोई भी हमारा मतदाता ना आए। मैं एक सीनियर सिटीजन हूं, सीनियर सिटीजन होने के नाते मैं ये कहना चाहूंगा, इस मंच से सब लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि वो अपने वोट का इस्तेमाल बिना किसी डर, बिना किसी भय, बिना किसी चाल के करें और वो किसी लालच में ना आए। लालच को छोड़कर देश के लिए सबसे पहले वोट करें और जो हमारी नजर में योग्य उम्मीदवार होगा उसके लिए हम वोट करेंगे। थैंक यू। तो आपको क्या लगता है, क्या सोचकर जो है आज इस बार जो है वो चुनाव की जो रणनीति है वो सभी पार्टियों को अपनानी चाहिए? क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं ऐसे? देखिए, सबसे पहले तो राष्ट्रहित है, पहले राष्ट्र है, उसके बाद हम है, उसके बाद राजनीति है, उसके बाद राजनीतिक पार्टियां हैं।
मैं इन राजनेताओं से ये पूछना चाहूंगा कि ये देश हित में है क्या कि आज हमने ए पार्टी की, कल को दूसरी में चले गए, परसों तीसरी में चले गए। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज सरकार गिरा दी गई, कल को दोबारा से उसी में चले जाएंगे। मैं हिमाचल प्रदेश का एग्जांपल देना चाहूंगा। 6 विधायक, उनका इलेक्शन होने जा रहा है, तो ये करोड़ों रुपए का खर्चा किसके ऊपर जाएगा? हमारे ऊपर जाएगा। ये खर्चा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे देश की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होती है, हम मजबूर हो जाते हैं। बार बार इलेक्शन थोपने से क्या होगा? हमारा लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा, बल्कि वो कमजोर होगा। थैंक यू।